एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिस्ट्री 315 का सैंपल क्वेश्चन पेपर। सो ये एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर होने वाला है, यानी मैं खुद आपको इसको सॉल्व करवाऊंगी और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है पेपर वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है आपका मैप, तो मैप भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो हम 2 से 3 मैप जो है वो कवर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। देखो, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मैम जिस तरीके से आपने इंग्लिश हिंदी की सीरीज करवाई है तो प्लीज हिस्ट्री की भी करवाइए। हिस्ट्री की पॉसिबल ही नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हम हिस्ट्री की करवाने पे बैठ गए ना तो आपका पेपर बहुत नजदीक है, और हिस्ट्री में अगर मैंने आपको सीरीज स्टार्ट करवा दी तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो मैं यहाँ पर इसीलिए ये जुगाड़ लगाया है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दूं जो कि बहुत जरूरी हैं। और क्वेश्चन पेपर अगर आप कर लेते हैं तो उसका फायदा ये रहेगा कि आपको पता होगा पहली बात तो कि पैटर्न कैसा आने वाला है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा क्योंकि मैं इसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी अधिक जानकारी, मतलब एक्स्ट्रा चीजें भी बताने वाली हूँ। तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। पहले से पहले लाइक कर दो। टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स है 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अब मैं यहाँ पर इसमें 51 क्वेश्चन तक, यानी कि 51 क्वेश्चन है इसमें, हम यहाँ पर कवर करेंगे 45 क्वेश्चन। बाकी के जो 6 क्वेश्चन है वो है आपके मॉड्यूल से। तो मॉड्यूल वाले क्वेश्चन हम अगली वीडियो, यानी कि जल्दी ही आपकी एक और वीडियो आएगी इसकी, तो उसमें मैं आपको कवर करवाऊंगी। अभी फिलहाल हम 45 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर हम सारे एक साथ कर लेते हैं तो आपके लिए भी थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा और आपके दिमाग में भी चीजें नहीं जा पाएंगी। तो आई थॉट क्यों ना इस वीडियो को बांट लिया जाए। ऑप्शनल जो मॉड्यूल है हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, और 45 क्वेश्चन तक जो कि आपके एक तरह से आपके सब्जेक्टिव भी है ऑब्जेक्टिव भी है। तो वीडियो ना तो ज्यादा लेंदी बनेगी, और अगर बन भी गई तो प्लीज देख लेना, हेल्पफुल ही आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, तो उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन ए में आपके कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे जो एमसीक्यू के होंगे, फिर कुछ और एमसीक्यू वाले जैसे 2 मार्क्स वाले। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, और लास्ट में आपका मैप आएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से आपका पेपर स्टार्ट है। देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया तो इनके बारे में आपको एक्स्ट्रा चीजें भी मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि हु एस्टेब्लिश्ड द शुंगा डायनेस्टी, यानी कि जो शुंग डायनेस्टी है वो किसने एस्टेब्लिश करी, किसने बनाई, किसने स्थापित की नॉर्थ इंडिया में। हिंदी वाले बच्चे थोड़े से परेशान होंगे कि इंग्लिश में है पेपर तो हम कैसे करें। चिंता मत लीजिए, मैंने आपको करवाने की जिम्मेदारी ली है पेपर की तैयारी, तो इसमें आपको हिंदी में भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, देखो भाई, तो इसमें हिंदी में पूछा गया है कि बताओ शुंगा डायनेस्टी है जो वो उत्तरी भारत में किसने स्थापित की थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र ने फाउंड की थी या फाइंड की थी शुंग डायनेस्टी या शुंग साम्राज्य 185 बीसीई में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि वो आपके लिए फायदेमंद ही होगी। तो हिंदी में भी लिख दिया है, इंग्लिश में भी लिख दिया है। इंग्लिश में बोलता है कि शुंग डायनेस्टी या फिर हिंदी में शुंग साम्राज्य ये पुष्यमित्र ने स्थापित किया था। पुष्यमित्र ने इसको फाइंड किया था। कब किया था? 185 बीसीई में, 185 बीसीई में। मैप आपके रेफरेंस के लिए लगाया गया है कि आपको पता चल जाए कि इस तरीके से यहाँ पर ये उत्तरी भारत में शुंग डायनेस्टी है। ठीक है, आई मीन 3। उसके बाद इसको रिप्लेस किसने किया था, मतलब किसको इसने रिप्लेस किया था? तो मौर्यन डायनेस्टी ने। मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य साम्राज्य जो था उसका स्थान दिया था शुंग डायनेस्टी या शुंग साम्राज्य ने। ठीक है, अब सबसे जो लास्ट का इसका शासक था मौर्य साम्राज्य का, जिसका नाम था बृहद्रथ, सबसे लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथ। इसकी हत्या की थी किसने? पुष्यमित्र ने। ठीक है, किसमें? एक सैन्य परेड में, मतलब एक सैनिक परेड चल रही थी, उसमें पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की, जो कि एक मौर्य शासक था, उसकी हत्या की थी, और हत्या के बाद शुंग साम्राज्य उत्तर भारत में उसने स्थापित किया था। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 चीजें हमने पढ़ी हैं। सबसे पहली चीज तो शुंग डायनेस्टी जो है वो पुष्यमित्र ने स्थापित की थी। ठीक है, पुष्यमित्र ने स्थापित की थी, कब की थी ये भी आपको पढ़वा दिया, 185 बीसीई में की थी। कौन से राज्य को या कौन से साम्राज्य को इसने हटाया था? तो मौर्य साम्राज्य को हटाया था, उसको हटाकर ये साम्राज्य स्थापित हुआ था, और मौर्य साम्राज्य का सबसे लास्ट शासक था बृहद्रथ। ठीक है, ये 4 बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो बताओ अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो कब मरा? ठीक है, व्हेन डिड अलेक्जेंडर डाई, कि अलेक्जेंडर बताओ कब मरा। तो इसका आंसर देखो ये है 323 बीसी में, यानी अलेक्जेंडर 323 बीसी में मरा था। ठीक है, और कौन सा महीना था? तो जून का महीना था जब वो मरा था। इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। तो 1 मिनट। यस, तो अलेक्जेंडर जो द ग्रेट डेथ आप कह सकते हैं, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ कैसे हुई थी? वो एक सडन डेथ थी। सडन डेथ का मतलब होता है अचानक मौत हुई थी इसकी। कोई था नहीं कि इसकी मृत्यु हो जाएगी, और अचानक मृत्यु इसकी हुई थी। कब हुई थी? जून 323 बीसी में हुई थी। 323 बीसी में इसकी मृत्यु हुई थी। अब देखो, इसके बारे में जानने वाली बात यह है कि ये अपने आप को भगवान मानता था, और इसकी जो आर्मी थी ना, मतलब जो इसकी एक पूरा साम्राज्य था, पूरा एक जो सैन्य बल था इसके पास, वो बहुत ज्यादा बड़ा था, बहुत ज्यादा विशाल था, और इतना बहादुर इसका सैन्य बल था कि ये किसी भी उस पर कब्जा कर सकता था, किसी भी राज्य पर। लेकिन इसीलिए ये अपने आप को भगवान भी मानता था। लेकिन जब ये मरा तो इसके मरने के 1 साल के बाद ही इसका पूरा साम्राज्य बिखर गया था। ठीक है,
तो इंग्लिश में अगर हम बात करें तो परहैप्स अर्नेस्टली बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी गॉड, यानी कि ये अपने आप को एक तरह से बहुत ज्यादा शिद्दत से भगवान मानता था। ही हैड नॉट सिलेक्टेड अ सक्सेसर, उसने कोई अपना सक्सेसर नहीं सिलेक्ट किया था, मतलब उसके बाद कौन शासन करेगा ये इसने सिलेक्ट ही नहीं किया था, इसको पता ही नहीं था। एंड विद इन अ ईयर ऑफ हिज डेथ, यानी कि इसके एक साल बाद ही जब ये मरा, हिज आर्मी एंड हिज एम्पायर ब्रोक इनटू अ मल्टीट्यूड ऑफ वेयरिंग फैक्शंस, यानी कि इसकी जो आर्मी थी, सैनिक जो थे इसके, सैन्य बल था, और इसका पूरा साम्राज्य वो टुकड़ों में टूट गया। हिज बॉडी वाज लेटर रिटर्न टू अलेक्जेंड्रिया, उसकी जो बॉडी थी जब ये मरा तो इसकी बॉडी को अलेक्जेंड्रिया को दे दिया गया, और उसके बाद इसको एक गोल्डन कॉफिन में, यानी कि जो एक सोने सुनहरा जो ताबूत होता है उसमें इसको दफना दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में देखो यहाँ पर और दिया हुआ है, यानी कि या तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है या फिर आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है इसी के सेकंड ऑप्शन में, तो बताओ द इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन इंडिकेटिंग द पार्थियन रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान वाज, यानी जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया था, जो उत्तर पश्चिमी एरिया था पाकिस्तान का, वहां पर पार्थियन रूल, पार्थियन जो रूल है, पार्थियन जो साम्राज्य है, उसके बारे में बताने वाला इंस्क्रिप्शन, या इंस्क्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं शिलालेख, जो पत्थरों पर लेख लिखे जाते थे, तो वो कौन सा था। ठीक है, यानी हिंदी में आप समझे होंगे सबसे पुराना आपको सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख बताना है जो पार्थियन रूल के बारे में बताता है, जो हमें कहाँ से मिला है, उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिला है। तो इसका आंसर है तख्ते बही। ठीक है, तख्ते बही, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये जो तख्ते बही है ये इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो हमें पार्थियन रूल के बारे में बताता है नॉर्थ वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, तो इस तरीके का एक बौद्ध मठ था, देखो बौद्ध मठ था पाकिस्तान में। बौद्ध मठ का मतलब होता है जहां पर जो बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं, जो उसकी शिक्षा लेते हैं, वो लोग रहा करते थे। ठीक है, तो इस बौद्ध मठ में ही इस तरीके के आपको कुछ पत्थरों से बनी हुई चीजें आपको मिल जाएंगी, और इस तरीके का एक शिलालेख था जो यूनेस्को में भी आज आता है। ठीक है, तो इसका नाम था तख्ते बही शिलालेख या फिर तख्ते बही इंस्क्रिप्शन। ये जो है ये हमें मर्दान से मिला है, जो पेशावर के पास था। ठीक है, हमें मर्दन हिंदी में कहते हैं, ये पेशावर के पास पाकिस्तान में था, और ये बौद्ध मठ का बहुत पुराना पुरातात्विक स्थल है, और ये स्थल उस समय के गांधार में बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अवशेषों में से एक माना जाता है। तो ये जो स्थल था ना जहाँ से ये हमें शिलालेख मिला है, ये सबसे पुराना अवशेष, अवशेष का मतलब क्या होता है, खुदाई के बाद मिली हुई चीजें, वो माना जाता है आज के समय पे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसको आज भी उसी तरीके से संरक्षित यानी कि बचा कर रखा गया है जैसे ये पहले था। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, तख्ते बही एक ऐसा शिलालेख है जो पाकिस्तान में मिला है, पार्थियन रूल के बारे में हमें बताता है। तो उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कुशानास जो थे वो कौन से ट्राइब यानी कि कौन सी जनजाति से मेनली बिलोंग करते थे। ठीक है, हिंदी में समझे आप, कुशान जो थे वो कौन सी जनजाति के थे ओरिजिनली। तो इसका आंसर है यूएशी या यूशी। ठीक है, यूएशी या यूशी जनजाति के वो थे। अगर हम इसको समझें तो कुशान कौन सी जनजाति के थे, ये पूरा आपका कुशान एम्पायर है, ये पूरा हमारा इस तरफ से भारत है। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा पूरा इस तरीके से भारत है। तो जो भारत है उसके साथ में जो चीन लगता है, चीन से कुशान यहाँ भारत में आए थे। ठीक है, कैसे वो भी मैं आपको समझाती हूँ। बेसिकली ये जो कुशान थे वो बिलोंग करते थे यूएशी या यूशी जनजाति से। ठीक है, कुशान यूशी ये यूशी जनजाति से बिलोंग करते थे, ये उसके थे, और ये चीनी तुर्किस्तान में रहते थे। कहाँ रहते थे, चाइनीज तुर्किस्तान में ये रहते थे। अब जब हम एक जगह पर रहते हैं, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारी हमारे साथ साथ जनजातियां रहती हैं। अगर हम वहां पर माइनर है ना, हम वहां पर बहुत कम लोग हैं, तो दूसरी जनजाति क्या करती है, हमें दबाने की कोशिश करती है। तो वही इनके साथ भी हुआ। तो बहुत सारी जनजातियां थी और उन सभी ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया, और इस वजह से ये वहां से भागकर ईस्ट वर्ड यानी कि पूर्व की ओर वे आ गए, और पूर्व की ओर जब ये आए तो भारत पहुंच गए। भारत पहुंचने के बाद इन्होंने यहीं पर अपना वास बना लिया, और यहीं पर इन्होंने अपना एक एम्पायर, एक साम्राज्य, कुशान साम्राज्य खड़ा किया। देखो जो यूशी ट्राइब है ना, जो यूशी जनजाति है, ये जनजाति 5 ब्रांचेस या फिर आप कह सकते हैं 5 श्रेणियों में बटी हुई थी, 5 शाखाओं में बटी हुई थी, और उनमें से एक शाखा कुशान शाखा है। ठीक है, उनमें से एक क्या है, कुशान शाखा है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द लोएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अंडर सतवाहनास, यानी सतवाहन जो है उनमें सबसे छोटी या सबसे लो मतलब सबसे निचली इकाई कौन सी है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जो सेवा देती है सबको। ठीक है, तो उसकी सबसे छोटी या सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो है ग्राम, वो है ग्राम। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो सतवाहन है ये क्या है, सतवाहन एक एंशियंट यानी पुराना डायनेस्टी है, सबसे पुरानी दक्कन की सबसे पुरानी डायनेस्टी, एंशियंट डायनेस्टी सतवाहन है। जो सतवाहन है वो इस तरीके से, यहाँ पर देखो दक्कन में ये इस तरीके यहाँ पर समुद्र है पूरा। ठीक है, और ये पहाड़ टाइप लगते हैं। तो यहाँ पर जो डायनेस्टी है, जहाँ यहाँ पर जो साम्राज्य है उसको सतवाहन साम्राज्य बोला जाता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं राज्य, गिरिनगर आता है, उज्जैनी आता है, प्ररिस्थना आता है, अमरावती और वाराणसी। ठीक है, देखो
हिंदी में अगर हम देखें तो ये दक्कन जो है उसमें सबसे पुराना साम्राज्य सातवाहन था। ये कई खंडों में विभाजित है, इस जिसमें सबसे निचली इकाई ग्राम या ग्रामिका होती है। तो इसमें सबसे निचली इकाई, सबसे निचली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है ग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था? ग्राम, इसीलिए ग्राम हुआ इसका आंसर। सबसे निचली इकाई इसमें ग्राम या विलेज होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो ग्रीक्स वर आल्सो नोन बाय विच नेम, यानी कि जो इंडो ग्रीक थे उनको दूसरे किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर होगा यवनास। यवनास का मतलब क्या होता है? जो यवन होते हैं उनको हम यवनास कहते हैं, ठीक है। यवन को हम यवनास कहते हैं। तो ये सब इसको इस दूसरे नाम से जाना जाता है। तो देखो, जो इंडो ग्रीक थे उनको यवन डायनेस्टी या यवन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। भारत के ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से को कवर करता था। तो जो यवन साम्राज्य था ना, वो भारत का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है उसमें ये साम्राज्य था, और जिसमें अफगानिस्तान के कुछ हिस्से आते हैं और वर्तमान पाकिस्तान का क्षेत्र आता है। ईरान के भी कुछ हिस्से यहाँ पर शामिल थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समझें तो ये देखो, यहाँ से ऊपर यहाँ पर है आपका पाकिस्तान ये एरिया, ठीक है। यहाँ पर यवन साम्राज्य था, और इसके अलावा यहाँ पर आपका पूरा अफगानिस्तान का एरिया है, ठीक है। और इससे आगे आपका ईरान का एरिया है। तो यहाँ पूरे में ये फैला हुआ था, इतने हिस्से में क्या फैला हुआ था? आपका जो यवन साम्राज्य है वो, ठीक है, इंडो ग्रीक बेसिकली। तो ये पूरा ऐसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान में फैला हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया है कि जो टेक्स्ट है, द टेक्स्ट कॉल्ड मिलिंद पहनो मेंशंस हाउ मेनी ऑक्यूपेशंस। देखो, मिलिंद पहनो एक टेक्स्ट है, एक लेख है, जिसमें कि राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है नागासेन, उनके बीच में बातचीत को दिखाया गया है। जहां पर मिलिंद जो है, जो राजा हैं, वो पूछते हैं बौद्ध भिक्षु से कि बताओ कि कितने रोजगार हैं हमारी पूरी धरती पर। तो वो क्या जवाब देते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर है 75, यानी कि 75 रोजगार मिलिंद पहनो में बताए गए हैं। इसके बारे में हम थोड़ी और जानकारी लें तो मिलिंद पहनो इसका मतलब है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद, यानी मिलिंद पन्ह। पन्ह का जो क्या मतलब होता है? प्रश्न, ठीक है, प्रश्न। ये इस तरीके की किताब है जिसको पहले संस्कृत में लिखा गया था, फिर इसको पाली में, पाली भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया। मिलिंद के प्रश्न। अब इसके मैंने आपको बताया इसमें क्या है, इसमें वार्तालाप के ऊपर ये पूरा का पूरा बुक जो है वो बनाया गया है। इसमें डायलॉग है बिटवीन द बुद्धिस्ट मॉन्क यानी बौद्ध भिक्षु जिसका नाम है नागासेन, और किंग मिलिंद, इनके बीच में बातचीत हो रही है, और इसी को इसमें दिखाया गया है मिलिंद पन्ह में, ठीक है। इसमें बौद्ध भिक्षु, नागासेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच वार्तालाप का वर्णन मिलता है। ये पाली भाषा में कंपोज्ड है, यानी ये पाली भाषा में है। पहले ये संस्कृत में लिखा गया, फिर उसके बाद इसको किसने लिखा है? नागार्जुन ने लिखा है, ठीक है। नागार्जुन किसका नाम है? नागार्जुन, ये जो मिलिंद है, जो राजा है, उसी का हम नागार्जुन भी कहते हैं, उसी को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि कितने रोजगार बताए गए हैं इसमें 75 रोजगार पूरे बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा राजा है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, यानी कि कौन सा ऐसा राजा है जिसको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसको महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, और ये 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसी में और करके पूछा गया है कि बताओ हु इज डिस्क्राइब्ड एज द लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ का, उत्तर का जो भगवान है वो किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर है हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है। हर्षवर्धन को उत्तर का भगवान कहा जाता है। अगर इसको हम संस्कृत में पढ़ें तो इसमें लिखा है सकल उत्तरा पथनाथा। सकल उत्तरा पथनाथा किसे कहा जाता है? भगवान इसको हर्षवर्धन को कहा जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ एडवाइजर ऑफ द सुल्तान ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, यानी सल्तनत पीरियड, सल्तनत जो काल था उसके दौरान जो सुल्तान होता है उसका मुख्य सलाहकार, एडवाइजर का मतलब होता है सलाहकार, और चीफ यानी मुख्य सलाहकार सुल्तान का जो सल्तनत काल के दौरान होता था उसे हम क्या बोलते थे? तो इसका आंसर है वजीर, डी आंसर वजीर, उसको कहा जाता था वजीर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, अब ये भी सल्तनत काल से ही पूछा गया है। विच डिपार्टमेंट, यानी कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट होता था, वाज सेट अप टू लुक आफ्टर द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो उसकी पूरा सैन्य बल था, जो उसके सैनिक थे, उसको देखने का कौन से डिपार्टमेंट का जिम्मा था सल्तनत काल के दौरान? तो इसका आंसर है दीवाने अर्ज, ठीक है। ये जो था ये देखता था मिलिट्री पूरी की पूरी कैसे क्या काम कर रही है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, इसमें भी आपको चॉइस दी हुई है और करके। तो इसमें आपसे पहले पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, यानी कि मुगल काल के दौरान जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो सेवा ये लोग देते थे अपनी जनता को, उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी कहलाती थी, ठीक है। कौन सी ऐसी सबसे छोटी इकाई थी जो कि मुगल काल के दौरान मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे छोटी इकाई थी? तो इसका आंसर है सी विलेज, ठीक है। आंसर है सी विलेज। नेक्स्ट और करके इसमें दिया हुआ है सेकंड, व्हाट वाज द रोल ऑफ खूट, मुकद्दम एंड पटवारी, यानी खूट, मुकद्दम और पटवारी का क्या काम था? नेक्स्ट इसमें इसका आंसर हो जाएगा विलेज फंक्शनरीज, यानी कि जो गांव है वो किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, उनके कौन से काम होने हैं, क्या काम रुके हुए हैं, ये सारा काम देखना खूट, मुकद्दम और पटवारी का काम हुआ करता था। तो आंसर ए। अब देखो बहुत से ये आपका जो पीडीएफ है ना,
PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप TH क्लासेस पर, जो कि अब पब्लिक कर दिया गया है। पहले प्राइवेट था इसलिए आपको नहीं मिल पा रहा था ग्रुप, लेकिन अब पब्लिक है। आप जब चाहें तब आप अपने टेलीग्राम को ओपन करके हमारे ग्रुप को प्लीज ढूंढकर उसे सब्सक्राइब आई मीन टू से ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को। PDF ये पूरा और जो हम आपको आंसर्स प्रोवाइड करेंगे उसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नोट्स भी बेशक मत बनाइए, सब कुछ वहां मिल जाएगा, आप सिर्फ समझिए जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 9th क्वेश्चन, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है। गोंडवाना जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट था सेंट्रल इंडिया में, यानी मध्य भारत में जो एक आजाद राज्य या एक इंडिपेंडेंट था जो किसी पर भी निर्भर नहीं था, गोंडवाना राज्य, वो किसके द्वारा रूल किया जाता था, मतलब उसका शासक कौन था, कौन इसके ऊपर शासक कर रहा था। तो इसका आंसर है रानी दुर्गावती, ठीक है। आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती। नेक्स्ट इसी में चॉइस है इन 1595 यानी 1595 में अहमदनगर का शासक कौन था, ठीक है। तो आंसर है इसका चांद बीबी। चांद बीबी अहमदनगर का शासक थी 1595 में। नेक्स्ट ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स द रिलीजियस इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स वाज कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज, यानी कि जो मध्यकालीन समय था, मध्यकालीन जो काल था, उस समय पर एक धार्मिक इंटेलेक्चुअल ग्रुप बनाया गया था मुस्लिमों के द्वारा, यानी जो मुसलमान है उनका एक ग्रुप बनाया गया था जो धार्मिक था, और उसको हम साथ में क्या बुलाते थे, तो ये पूछा गया है उलेमा। आंसर हो जाएगा उलेमा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में 11th क्वेश्चन है, इसी में तो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो, हु रिप्लेस्ड मीर जाफर एज नवाब ऑफ बंगाल इन 1760, यानी कि 1760 में मीर जाफर जो बंगाल का नवाब था उसको किसने रिप्लेस किया, मतलब उसकी जगह कौन नवाब बना नया। तो इसका आंसर है मीर कासिम, ठीक है, मीर कासिम। नेक्स्ट 12th है ब्रिटिश रूल केम टू पावर इन इंडिया, यानी जो ब्रिटिश रूल था, जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज का शासन भारत में पावर में कब आया, मतलब उनकी हमारे ऊपर उनकी शक्ति कब बढ़ी, वो हमारे ऊपर कब राज करने लग गए। तो इसका आंसर है बैटल ऑफ प्लासी के बाद, यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके बाद जो है अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद और में दिया हुआ है विच गवर्नर जनरल सेपरेटेड द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ड्यूटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने की एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल यानी जो न्यायिक और जो प्रबंधकारी काम होते हैं, जो कार्य होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसने अलग अलग किए। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। नेक्स्ट हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक किसने लिखी है। तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज बेस्ड ऑन द ट्विन आइडिया ऑफ, यानी कि जो भारत का नेशनलिज्म है, भारत का जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो कौन से दोहरे आइडिया पर टिका हुआ है, ठीक है। इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी कि ये वाला और इस आइडिया पे। अपोजिशन टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, यानी कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनके खिलाफ हमें बोलना था, उसका अपोजिशन बनना था, उसके ऊपर भी था टिका हुआ इंटरनेशनलिज्म। और सेकंड है यूनिटी ऑफ इंडियन पीपल, इसके ऊपर भी था कि सभी भारत के लोग एकजुट हो जाएं, उनमें एकत्रता आ जाए, और फिर क्योंकि अगर हम एकत्र नहीं होते तो हम ब्रिटिश जो हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनके ऊपर हम किस तरीके से एक्शन ले पाते, है ना। तो इन दोनों पर ही ये बात जो थी, इंडियन नेशनलिज्म जो था, मतलब भारत का राष्ट्रीयकरण करना, वो इन दोनों चीजों पर डिपेंड कर रहा था। अब नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, नेम द इंडियन लीडर हु इंट्रोड्यूस द गणपति फेस्टिवल, यानी कि गणपति जो पूरा एक त्योहार होता है गणपति पापा के लिए, वो कौन से इंडियन लीडर ने, कौन सा ऐसा इंडियन लीडर था जिसने वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा, सबसे पहले वो लेकर आए। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, क्योंकि ये भी एक महाराष्ट्रियन थे, तो इन्होंने ये सबसे पहले गणपति फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। नेक्स्ट है और में सेकंड, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दी हुई है, इसको आपको पहचानना है कि ये स्टेटमेंट किसकी है। इन यूरोप में पॉलिटिकल आइडियाज फ्रॉम द नेशनल यूनिटी, इन एशिया रिलीजियस आइडियाज फ्रॉम द नेशनल यूनिट, यानी कि बोल रहा है कि पॉलिटिकल नेशनल यूनिट के लिए यूरोप में क्या होता है, यूरोप में पॉलिटिकल आइडियाज लिए जाते हैं, यानी राजनीतिक विचार कहे जाते हैं अगर राष्ट्रीयकरण करना है किसी भी यूरोप के किसी भी देश में, ठीक है। लेकिन एशिया में क्या होता है, एशिया में अगर राष्ट्रीयकरण करना है, सभी लोगों को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए धार्मिक विचारों को कहा जाता है। ऐसा ही तो हो रहा है, धर्म के नाम पर सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो इसको कहा था विवेकानंद ने, कहा था इसको विवेकानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट ले एट द हार्ट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, यानी कि भारतीय जो राष्ट्रीयकरण है उसके दिल में क्या था, क्या चीज थी। कंबाइंड अपोजिशन टू ब्रिटिश रूल, यानी कि सभी लोग मिलकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ बोलेंगे। सेकेंड है डिजायर टू अचीव नेशनल यूनिटी, और ये भी था कि हम सभी एक साथ इकट्ठे हो जाए, हमारे जो राष्ट्र है वो पूरा एक कहलाए, एकत्रता आए हमारे अंदर। तो इसलिए बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, अब इसमें और दिया हुआ है, तो द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश रूल है, जो अंग्रेजी शासन था, उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव सबसे पहला कहाँ पर, किस चीज पर फील किया गया,
मतलब सबसे पहले प्रभाव किस चीज पर पड़ा ब्रिटिश रूल का, तो इसका आंसर हो जाएगा कल्चर। जो हमारी संस्कृति थी उसके ऊपर सबसे पहला प्रभाव पड़ा था ब्रिटिश रूल का, क्योंकि वो हमारी संस्कृति, हमारी कहते हैं ना कि संस्कृति ही हमारा सब कुछ होता है, तो संस्कृति को ही वो बिगाड़ना चाहते थे। नेक्स्ट, विच सोशल रिफॉर्मर एडवोकेटेड री मैरिज ऑफ विडोज, यानी कि सबसे पहला सोशल रिफॉर्मर कौन था, सबसे पहला समाज सेवक कौन था जिसने की जो विधवा हो जाती हैं, विधवाओं का पुनर्विवाह, दोबारा से उनकी शादी करवाना, इसको लेकर बात कही थी, एडवोकेट किया था कि हाँ ये चीज होनी चाहिए। तो इसका आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने ये कहा था कि जो विधवाएं हैं उनकी दोबारा शादी करवानी चाहिए। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म कैन बी ट्रेस्ड बैक टू विच इंडियन लीडर्स, यानी कि जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म है, आर्थिक राष्ट्रीयकरण करा। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है कि जो पूरा देश है वो एक साथ इकट्ठा होकर एक चीज के बारे में आगे बढ़े, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है कि जो आर्थिक राष्ट्रीयकरण है, जो अर्थव्यवस्था थी, उसको लेकर सबसे पहले कौन से ऐसे लीडर्स थे, कौन से ऐसे सेवक थे, हमारे समाज सेवक थे जिन्होंने चीजें स्टार्ट की थी। तो आंसर में देखो ऑल ऑफ द अबव है, जिनमें कौन कौन आता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, महादेव गोविंद रानडे, और फिर उसके बाद रोमेश चंद्र दत्त, ठीक है। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ नेशनलिज्म फर्स्ट टुक रूट्स इन, सबसे पहले जो राष्ट्रीयकरण का आइडिया था तो ये कहाँ पर सबसे पहले इसकी जड़ें पनपी, तो इसका आंसर है यूरोप में। यूरोप में इसकी जड़ें सबसे पहले पनपी थी। नेक्स्ट, इन विच ईयर, कौन से ईयर में लीग ऑफ नेशंस वाज स्टेबलाइज्ड, यानी जो लीग थी, जो एक पूरे देश की लीग थी, सभी जो देश थे वो मिलकर जिन्होंने लीग की थी, वो सबसे पहले कौन से साल में स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा अप्रैल 1919 में। तो इसका आंसर क्या होगा, अप्रैल 1919 में, ठीक है। अब इसमें और दिया हुआ है, तो इसमें पूछा गया है विच कंट्री डिस्पाइट इट्स लीडिंग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस डिसाइडेड नॉट टू जॉइन इट, यानी कि कौन सा ऐसा देश था जिसने की पूरा मतलब ये भी कहा था कि मतलब जो लीग बनाई गई है नेशंस की, जो एक इनका एक ग्रुप बनाया गया था सभी देशों का मिलकर, उसमें उन्होंने बनाने में तो मदद की थी लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया था उस ग्रुप को। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स, यानी यूएसए ऐसा देश था जिसने ज्वाइन नहीं किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, यानी गुप्ता जो काल था, गुप्त काल था, उसके दौरान प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स, जो प्रोविंस थे ना, जो प्रांत थे, वो कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई जिलों में बढ़ते थे। तो उन जिलों को क्या कहते थे, ये पूछा गया है। तो उन जिलों के कहते थे भुक्ति, ठीक है, भुक्ति। और जो लैंड टैक्सेस थे, लैंड टैक्सेस यानी कि जमीन पर कर जो लगाए जाते थे, उनको कहा जाता था बाली। समझे, गुप्ता पीरियड के दौरान, गुप्ता काल के दौरान प्रांत जो थे वो कई जिलों में बटे हुए थे, उन जिलों को कहते थे भुक्ति, और जो लैंड टैक्सेस थे यानी कि जो जमीन पर कर लगाए जाते थे, टैक्स लगाया जाता था, उसको कहते थे बाली। नेक्स्ट, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज, यानी कि गुप्ता जो साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य है, उसका सबसे पहला, सबसे असली फाउंडर जिसने उसको ढूंढा, उसको उठाया, वो कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो था, उसने गुप्ता साम्राज्य की खोज की और उसी ने फिर आगे इसको चलाया। और इसके अलावा इसमें पूछा है एंड द गोल्ड कॉइन्स ऑफ द गुप्ता पीरियड पर, यानी कि गुप्ता पीरियड के जो गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे, उनको क्या कहा जाता था, दिनार्स, ठीक है, दिनार कहा जाता था उनको। ये किसी देश की करेंसी भी है मेरे हिसाब से, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, तो आप बताएंगे कमेंट में कौन से देश की करेंसी है दिनार। नेक्स्ट है शिवाजी किल्ड, शिवाजी ने किसको मारा था, तो आंसर है अफजल खान को मारा था, जो कि जनरल था किसका, सुल्तान ऑफ बीजापुर, जनरल ऑफ द सुल्तान ऑफ बीजापुर। एंड आफ्टर दैट इन डैश, अब उसके बाद कौन से सन में, 1662 में उसने सुल्तान बीजापुर का था जो उसने शिवाजी को एक इंडिपेंडेंट रूलर कहा था, मतलब जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो शासक शिवाजी है। तो इसमें आप क्या समझे, शिवाजी ने सबसे पहले जो जनरल था किसका, बीजापुर का, उसको मारा था, अफजल खान उसका नाम था। और फिर उसके बाद जो 1662 में बीजापुर के ही एक सुल्तान ने कहा कि शिवाजी जो है वो एक बिना किसी पर टिके हुए और बिना किसी के साथ चलने वाला एक शासक है, ठीक है, बिना किसी सहारे के। नेक्स्ट है डैश वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह, यानी कि शेर शाह का असली नाम फरीद था, ठीक है, फरीद था। देखो यहाँ पर एंड दिया हुआ है ना, तो एक आपको ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो इसमें आएगा, इस वाले ब्लैंक में आएगा, और ये जो सेकंड है ये इसमें आएगा। तो उसके फादर जो थे वो गवर्नर थे, यानी कि फरीद जो शेरशाह का असली नाम था, उसके पिता, शेरशाह के पिता कौन से गवर्नर थे, किस उसके गवर्नर थे, तो इसका आंसर है ससरम, ससरम के वो गवर्नर थे। नेक्स्ट है अंडर द जागीर सिस्टम, जागीर सिस्टम के अंडर, जागीर जो एक सिस्टम बनाया गया था उसमें जागीर यील्डेड ओनली हाफ ऑफ द जामा, यानी कि जागीर जो था वो सिर्फ और सिर्फ जामा का आधा होता था। इट वाज कॉल्ड, अब उसको क्या कहा जाता था, शशमाहा कहा जाता था उसको, शशमाहा। एंड इफ यील्डेड ओनली 1/4, अगर वो उसका 1/4 होता है तो उसको फिर हम सेहमाहा कहा जाता है, सेहमाहा कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 26 क्वेश्चन, इसमें आपको इसमें आपको कोई भी दो सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो पहली आपकी है डैश इंट्रोड्यूस द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, यानी कि जो दोहरी गवर्नमेंट की जो दोहरी सरकारी व्यवस्था होती है उसको सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया, तो इसका आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। नेक्स्ट है डैश हैड द सेकंड लार्जेस्ट मॉडर्नाइज्ड रेगुलर आर्मी इन एशिया आफ्टर द ब्रिटिश आर्मी, यानी कि ब्रिटिश आर्मी के बाद
कौन सा ऐसा राजा था जिसकी सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट यानी सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ी रेगुलर आर्मी थी? इसका आंसर है महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह जिसकी सबसे बड़ी दूसरी मॉडर्नाइज्ड यानी कि बहुत ज्यादा मॉडर्न उसकी आर्मी थी, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें द किंग इन काउंसिल क्रिएटेड अ सुप्रीम कोर्ट इन द प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कैलकटा, ठीक है। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें किंग इन काउंसिल ने एक सुप्रीम कोर्ट बनाया था जो कि प्रेसिडेंसी टाउन कहां पर था? कलकत्ता में। द बैटल ऑफ वंदीवश एंडेड द फ्रेंच सुप्रीमेसी। जो बैटल था वंदीवश का जो लड़ाई हुई थी उससे क्या खत्म हुआ? उससे फ्रेंच की जो सुप्रीमेसी थी, जो फ्रेंच के लोग क्या कह सकते हैं अपने आप को सुप्रीम, अपने आप को बहुत प्राथमिक समझते थे, वो चीज खत्म हुई। नेक्स्ट है द मुगल प्रोविंशनल एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू मेन हेड्स यानी कि जो मुगल काल की जो प्रांतीय सेवाएं हैं उसके दो हेड्स थे। जो दो मेन उसमें मुख्य चीज थी वो है पहला था निजामत, दूसरा था दीवानी, ठीक है। तो दीवानी के दो फंक्शंस आपको बताने हैं। तो पहला है इसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सेकंड फंक्शन होता है सिविल जस्टिस का। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि दीवानी ये देखती थी मुगल काल के दौरान कि क्या क्या हमारे कहाँ से इनकम आ रही है, हमारी इनकम कहाँ जा रही है, आय, बेसिकली आय के बारे में देखना। और सिविल जस्टिस का मतलब होता है कि ये देखना कि किसी के साथ कहीं कुछ अन्याय ना हो रहा हो, सभी को न्याय मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश। तो तुम्हें बताना है कि जो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम है वो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका आंसर है लॉर्ड वेल्सली ने, लॉर्ड वेल्सली ने, ठीक है। एंड डैश वाज द फर्स्ट टू जॉइन द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यानी कि सबसे पहला शासक कौन था जिसने कि सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को ज्वाइन किया? निजाम ऑफ हैदराबाद यानी निजाम जो था हैदराबाद से उसने सबसे पहले से ज्वाइन किया था, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम का मतलब होता है कि एक सहायक संधि बनाना। ये किस किस के बीच होती थी? ये जो भारतीय हैं उनके और जो आपके ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उनके बीच एक संधि बनाई जाती थी कि हम ये काम करेंगे और आपको हमारे को ये जो है चीजें हमारे साथ करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें बताया है। The two main theoretical principles underlying the British judicial system in India were the notions of the dash and dash यानी कि जो दो मेन theoretical principles थे जो कि ब्रिटिश के न्यायिक सिस्टम के अंदर आते थे, जो न्याय करता था उसके अंदर जो दो चीजें आती थी वो आती थी रूल ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। तो सबसे पहला तो आता था रूल ऑफ लॉ यानी कि जो कानून है उसका नियम वो आता था, और दूसरा आता था कि कानून से पहले सभी के बीच में समानता हो, ये नोशन आती थी। नेक्स्ट है इन वर्ल्ड वॉर 1 यानी कि पहली जो वर्ल्ड वॉर थी उसमें मैक्सिको डैश एंड डैश रिमेन्ड न्यूट्रल यानी कि कौन सी ऐसी तीन देश थे जो कि न्यूट्रल रहे, जिन्होंने ना किसी का साथ दिया ना कहीं कोई लड़ाई करी। तो पहला था मैक्सिको, सेकंड है नॉर्वे और थर्ड है डेनमार्क, ठीक है। नेक्स्ट बोल्शेविक मींस, बोल्शेविक का क्या मतलब होता है? मेजॉरिटी, एंड मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी इन रशिया, ठीक है। बोल्शेविक का मतलब होता है मेजॉरिटी यानी कि बहुत ज्यादा, मेजॉरिटी मतलब जो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी मतलब जो कम होती है जनता, तो रशियन में इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट द फर्स्ट मेजर पॉपुलर अटैक ऑन द ऑटोक्रेसी टुक प्लेस इन द ईयर यानी कि सबसे ऑटोक्रेसी में सबसे मेजर पॉपुलर अटैक कौन से ईयर में हुआ? 1905 में, विच लेनिन लेटर कॉल्ड द डैश फॉर द 1917 रिवॉल्यूशन। और फिर लेनिन ने उसको क्या कहा 1917 के जो क्रांति हुई उसमें? ड्रेस रिहर्सल कहा, ठीक है, ड्रेस रिहर्सल कहा। उसके बाद नेक्स्ट है तो पहला है इसमें आपको क्या करना है, इसमें से कोई दो करने हैं, ठीक है, 2 मार्क्स में है ये क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला गया है कि पॉलिश कॉरिडोर को क्या कहा जाता था? पॉलिश कॉरिडोर क्या था? तो ये एक आउटलेट था बाल्टिक सी का, बाल्टिक जो समुद्र है उसका आउटलेट था। नेक्स्ट है ब्रिटेन वाज गिवन पैलेस्टीन एंड इराक एज मैंडेट्स यानी कि ब्रिटेन जो था उसने पैलेस्टीन और इराक को एक मैंडेट्स के रूप में दिया, ठीक है। रिच फार्मर्स ऑफ यूएसएसआर के जो रिच फार्मर जो बहुत आप कह सकते हैं जो बहुत रिच थे, बहुत ज्यादा पैसे थे जिनके पास, उन किसानों को कुल्लक्स कहा जाता था, KULAKS, ठीक है, कुल्लक्स कहा जाता था। नेक्स्ट है विल्सन का 14 पॉइंट्स, विल्सन के 14 पॉइंट्स में क्या प्रॉमिस किया जाता है? किस चीज का प्रॉमिस किया जाता है? तो आंसर है पीस का, ठीक है, पीस यानी शांति का, और सेकंड है फ्रीडम डेमोक्रेसी का, कोई भी एक आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अब यहाँ से क्वेश्चन लिखने वाले स्टार्ट हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 32 में जो लिखने का फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोला गया है दो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बतानी है आपको जो कॉमन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके दौरान दो ऐसी कौन सी आर्थिक कार्य थे, आर्थिक गतिविधियां थी जो करी जाती थी, ठीक है। तो इसका आंसर देखो यहाँ पर है, ये देखो, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें इकोनॉमिक लाइफ, उसमें आर्थिक जो जीवन था उसका कैसा था, इस बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, आर्थिक जीवन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो उनकी इकोनॉमी किस पर सेंटर्ड थी, किस पर केंद्रित थी? एनिमल फार्मिंग यानी कि जो पशुपालन होता है, जो पशुओं को, जानवरों को पालने का काम होता है उस पर। उसके बाद एग्रीकल्चर, खेती पर थी, कृषि पर केंद्रित थी, जिसमें एग्रीकल्चर में क्या क्या वो चीजें उगाते थे? वीट यानी गेहूं, ठीक है। उसके बाद बार्ले यानी जौ,
पल्सेस यानी दालें, और अदर प्लांट्स ग्रोन, या जो भी अन्य पौधे थे वो उगाए जाते थे। दे मेड अ लिविंग बाय मेकिंग सिरेमिक्स, वीविंग एंड हंटिंग। इसके अलावा वो और क्या काम करते थे? वो चीनी मिट्टी के बर्तन या चीजें बनाते थे, बुनाई करते थे और शिकार करके अपनी जीविका चलाते थे। फाइनेंसिंग वाज डन विद मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। और जो वित्त पोषण है, यानी कि फाइनेंसिंग करनी है, सेविंग्स वगैरह करनी है, कुछ भी अगर चीज खरीदनी है तो वो किस चीज से की जाती थी? चांदी, तांबा और जो सिल्वर की धातु है, जो सोने की धातु है, उनसे की जाती थी। ठीक है, तो इससे आप क्या समझे? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कई काम करते थे। वो कृषि, खेती भी करते थे। ठीक है, इसके अलावा वो जो है पशुपालन किया करते थे। पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना। ठीक है, जो जानवर हैं उनको पालते थे वो लोग। इसके अलावा वो शिकार किया करते थे, शिकार भी करते थे, बुनाई वगैरह किया करते थे। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। तो ये सारे जो आप चीजें हैं आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और जो उनकी फाइनेंसिंग थी वो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर में होती थी, इन धातु में उनकी फाइनेंसिंग होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस वर सीन इन द पेंटिंग ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। यानी कि जब जहांगीर का शासन आया तो उस दौरान पेंटिंग में, चित्रकला में कौन कौन से परिवर्तन देखे गए। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, ये रहा। जहांगीर जो था वो एक आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन उसके राज के दौरान देखा गया। इसका मतलब ये है, ये तो हमने पीछे का ही लगा दिया, ये नहीं है। ठीक है, ये मैं इसी में हिंदी में समझा देती हूँ। जहांगीर का एक आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन था, मतलब उसका जो रुझान था ना वो आर्टिस्टिक था। वो पेंटिंग्स या फिर आप कह सकते हैं जो कला है उसके प्रति वो बहुत ज्यादा केंद्रित था। एंड ड्यूरिंग हिज रीन, यानी कि उसके शासन के दौरान क्या हुआ कि जो मुगल पेंटिंग थी वो बहुत ज्यादा डेवलप हुई, यानी बहुत ज्यादा विकास मुगल पेंटिंग्स ने किया। ब्रश वर्क बिकेम फाइनर एंड द कलर्स लाइटर, यानी कि जो ब्रश का काम था ना वो फाइन बना। ब्रश का जो काम हुआ करता था वो बहुत ज्यादा फाइन बना। ठीक है, एक मिनट रुको। मैंने आपसे कहा कि जो ब्रश वर्क था, यानी कि जो ब्रश से काम करते थे लोग, ब्रश से जो पेंटिंग्स बनाते थे वो बहुत ज्यादा और सुंदर, फाइन का मतलब होता है और ज्यादा सुंदर और ज्यादा पतली, और कलर्स और ज्यादा लाइट होते गए, यानी बहुत ज्यादा ब्राइट और चमकीले इनके कलर्स अब होते गए। जहांगीर वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन पेंटिंग, और जहांगीर जो था वो यूरोप की पेंटिंग से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, उसका प्रभाव भी उस पर बहुत ज्यादा पड़ता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी टू फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑफ द मेडिवियल पीरियड, यानी कि मेडिवियल पीरियड जो था, जो आपका ये शासन था उसके दौरान, मध्यकाल के दौरान आपको बताना है कि भक्ति मूवमेंट, भक्ति जो आंदोलन था उसके क्या दो फीचर्स थे, उसके क्या दो विशेषताएं थी, तो ये आपको इसमें बताना है। तो सेलियन फीचर्स भक्ति मूवमेंट के क्या थे? भक्ति मूवमेंट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मोनोथिज्म एंड इट जनरली क्रिटिसाइज्ड आइडल वर्शिप। देखो, भक्ति आंदोलन जो था वो एक ईश्वरवाद के सिद्धांतों पर आधारित था, यानी ये कहता था भक्ति आंदोलन में, जो ये आंदोलन वो कहता है सिर्फ एक भगवान है, एक ईश्वरवाद। ठीक है, सिर्फ एक भगवान है, और इसने आमतौर पर मूर्ति पूजा की आलोचना की है। मतलब ये कहता है आइडल्स जो होते हैं या जो मूर्तियां होती हैं उनसे, उनको पूजने का कोई मतलब नहीं है, उसकी आलोचना ये करते थे। द भक्ति रिफॉर्मर्स बिलीव्ड इन फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड प्रीच्ड दैट सैल्वेशन कुड बी अटेन्ड ओनली बाय डीप डिवोशन एंड फेथ इन गॉड। यानी जो भक्ति सुधारक थे वो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति में विश्वास रखते थे। मतलब ये सोचते थे कि जीवन और मृत्यु का जो चक्र है उससे अच्छा मुक्ति है, हर चीज से मुक्ति। और ये क्या उपदेश देते थे? ये कहते थे कि मोक्ष ही है जो केवल ईश्वर के प्रति हमें गहरी भक्ति और विश्वास से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, मोक्ष हमें कैसे मिल सकता है? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति अगर है हमारे अंदर, ठीक है, और हमारा जो विश्वास है भगवान में, उसी से प्राप्त ये की जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरी चीज इसमें आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34th क्वेश्चन, अहमद शाह वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको बताना है कि जो अहमद शाह था वो काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। गिव टू रीजंस, इसके दो कारण बताने हैं कि अहमद शाह इतना कुशल एडमिनिस्ट्रेटर, कुशल शासक क्यों था। ठीक है, कैसे था बेसिकली। तो अहमद शाह एक एफिशिएंट रूलर था, या फिर अहमद शाह एक कुशल प्रशासक था। इसके दो कारण आपको बताने हैं। तो पहला कारण देखो, ही कंट्रोल्ड द नोबिलिटी, यानी उसने कुलीन वर्ग को नियंत्रित किया था। जो कुलीन वर्ग था, जो कि काफी जो निचले तबके के लोग थे, उनको इसने नियंत्रित किया था। एंड स्टेबलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, और फिर अपने प्रशासन की इसने स्थापना की थी। एंड कंसोलिडेटेड एंड एनलार्ज्ड द रिल्म, यानी कि क्षेत्र को समेकित किया और विस्तारित किया, यानी सभी लोगों को ये इकट्ठा लेकर आया, सभी को एकत्रित किया और फिर उनका विस्तार भी किया। फिर उसके बाद सभी को हर एक चीज में जैसे राज्य था अपना वो बढ़ाया इसने। ठीक है, He fought against the मालवा एंड खंडेश सुल्तान, यानी इसने मालवा और खानदेश के सुल्तानों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। इन गुजरात ही इम्पोज्ड जजिया फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसने गुजरात में सबसे पहले जजिया इसने ही लगाया था। अहमद शाह ने सबसे पहले गुजरात में जजिया लगाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट, इसी में और करके दिया हुआ है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, यानी जो टोकन करेंसी है
उसका लाने का सबसे पहला कारण क्या था, क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर देखो इसका आंसर, एन ऑडेशियस इकोनॉमिक रिफॉर्म द टोकन करेंसी एम टू ईज द स्ट्रेन ऑन द स्टेट ट्रेजरी ड्यू टू एक्सपेंसिव मिलिट्री कैंपेन एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। टोकन करेंसी का क्या मतलब होता है? टोकन करेंसी का मतलब होता है कि हम अपने जो अपना जो देश है उसमें हम इस तरीके से अपने खजाने को बचाकर रखेंगे कि कभी अगर हमें मिलिट्री कैंपेन या टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना पड़े, हमें अपने क्षेत्र को बढ़ाना पड़े, तो हमें कहीं भी किसी से भी पैसा मांगने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो यही आपकी टोकन करेंसी होती है। अगर हम इसके बारे में और समझें तो यहाँ पर देखो, ये देखो, एक साहसिक आर्थिक सुधार है ये, जिसमें सांकेतिक मुद्रा का उद्देश्य था व्यापक सैन्य अभियानों और क्षेत्रीय विस्तार के कारण राज्य के खजाने पर दबाव को कम करना था। मतलब इसका एक कारण ये था कि राज्य का जो खजाना है उस पर दबाव ना पड़े और हम एक तरह से टोकन करेंसी रखें, एक इस तरीके की मुद्रा रखें जिससे हमारे जो सैन्य अभियान है, अगर हमें किसी के ऊपर हमला करना है तो उसमें भी ज्यादा हमारा पैसा खजाने से खर्च ना हो, और अगर हमें अपने क्षेत्रीय विस्तार करनी है, मतलब अपने राज्य को बढ़ाना है, तो उसमें भी कोई खर्चा ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। यानी राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट इशू जो हैं वो रेज किए थे, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभियान हैं, कौन से ऐसे चीजें हैं जिनके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाए। तो ये राजा राम मोहन रॉय हैं। इन्होंने किन किन चीजों के खिलाफ अभियान चलाए? राजा राम मोहन रॉय कैंपेन अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, यानी जो हमारी जाति व्यवस्था है जो आज तक भी खत्म नहीं हुई है उसके खिलाफ। ठीक है, फिर अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के खिलाफ, सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास जो होते हैं उनके खिलाफ, एंड यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स यानी नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाया। ही अटैक्ड चाइल्ड मैरिज, इन्होंने बाल विवाह, पॉलीगैमी यानी बहुविवाह, जो एक से ज्यादा विवाह करते हैं, शादी करते हैं। ठीक है, लिटरेसी और इलिटरेसी ऑफ वुमेन यानी जो महिलाओं की अशिक्षा है, महिलाओं को जो एजुकेशन नहीं दी जाती थी, एंड डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज, और जो विधवाओं की अपमानित स्थिति है उस पर भी इन्होंने हमला किया। ठीक है, उन्होंने तर्कवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी जोर दिया। यानी वो क्या कहते थे कि हमें हमेशा मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच से चलना है। ठीक है, और जो रैशनलिज्म है यानी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। तो ये सारी चीज राजा राम मोहन ने की थी। क्या क्या चीजें आप यहाँ पर समझे? सबसे पहला तो देखो जाति व्यवस्था, इसके खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ जो आज भी है, अंधविश्वास जो होते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन, ठीक है, बाल विवाह, बहुविवाह, महिलाओं की जो अशिक्षा है उसके खिलाफ ये बोले कि महिलाओं को भी शिक्षित करना चाहिए, विधवाओं को अपमानित करने की जो स्थिति है उस पर भी इन्होंने हमला किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इशूज, ये तो हमने कर लिया, सॉरी। डिस्क्राइब एक्सप्लेन द टर्म क्यूबिज्म, आपको क्यूबिज्म का मतलब समझाना है। तो क्यूबिज्म क्या होता है? क्यूबिज्म ये हमें, ये कैपिटलाइज्ड इसका मतलब होता है, ये स्टाइल आर्ट की होती है। देखो हिंदी में अगर आप समझो तो क्यूबिज्म जिसका मतलब पूंजीकृत होता है, यानी कि हर एक चीज को पूंजीकृत करना, इस तरीके से रखना कि सभी चीज अच्छे तरीके से पूंजी में, इनकम के साथ आ जाए। ठीक है, कला की एक ये ऐसी शैली है जो अन्य चित्रात्मक तत्वों की कीमत पर अमूर्त संरचना पर जोर देती है। अगर आप यहाँ पर, ये क्यूबिज्म बेसिकली पेंटिंग का ऐसा वो है जिसको किसने स्टार्ट किया था? पिकासो ने स्टार्ट किया था। ठीक है, पाब्लो पिकासो ने इसको स्टार्ट किया था, जिसमें ये इस तरीके की पेंटिंग्स बनाई जाती थी जिसमें एक क्यूबिज्म को दिखाया जाता था। ये क्रांतिकारी ये पेंटिंग्स होती थी, चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, और इसमें हमें रिवॉल्यूशनरी नई अप्रोच जो है वो देखने को मिलती है, और ये 1907 से 8 के दौरान इन्वेंट हुई थी बाय आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो एंड जॉर्जेस ब्राक। ठीक है, दे ब्रॉट डिफरेंट व्यूज ऑफ सब्जेक्ट्स, उन्होंने अलग अलग जो सब्जेक्ट है, अलग अलग विषय हैं, उनके ऊपर पेंटिंग्स बनानी स्टार्ट की, टुगेदर इन द सेम पिक्चर, और एक ही पिक्चर में वो अलग अलग विषयों को लेकर आते थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक जो लड़की है उसका इस तरीके से मुंह दिखाया गया है, और फिर यहाँ पर इसका आधा चेहरा दिखाया गया है। ठीक है, तो मतलब उनकी पेंटिंग्स में हमें देखने को अलग अलग विषय, अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती हैं। अब ये पेंटिंग जो है वो फ्रेगमेंटेड और एब्स्ट्रैक्टेड, मतलब इनमें जान ना होते हुए भी इनमें जान आ जाती है, और ये अमूर्त दिखाई देती है। मतलब ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने ही हमारी ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, और इसमें ज्यादातर ज्योमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि जो ज्यामितीय रेखाएं हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें ही और करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ फोक ट्रेडिशन ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यानी जो फोक ट्रेडिशंस थे, हमारे जो लोक कलाएं थी, उनकी क्या स्थिति थी 20वीं शताब्दी के दशक में। ठीक है, तो ये आपको बतानी है बेसिकली इसमें। तो यहाँ पर देखो, फोक ट्रेडिशन ड्यूरिंग 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के दौरान लोक परंपराएं या कलाएं किस तरीके से थी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आप देखने को, पिक्चर मैंने आपके साथ में लगाई हुई है। तो हमारे पास डजन्स ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट सच एज पपेट शोज। ठीक है, मतलब हमारे पास दर्जनों पारंपरिक कलाएं थी उस समय पे। मनोरंजन के भी कई साधन थे, जैसे कठपुतली के शो किए जाते थे। ठीक है, कठपुतलियों का जो है वो दिखाया जाता है, जैसे आप यहाँ पर एक पिक्चर में देख सकते हैं, कठपुतलियों का पूरा एक दिखाया जाता था। स्टोरी टेलिंग होती थी, कहानी सुनाते थे। ठीक है, माइथोलॉजिकल ड्रामा होते थे, पौराणिक नाटक होते थे, वो तो आपने अभी भी देखे होंगे, रामलीला वगैरह होती है ना, रामलीला दिखाई जाती है आज भी, रामनवमी से पहले। फोक डांसेस होते थे, मतलब लोक नृत्य इस तरीके से होते थे। ये सभी जो थे ये बहुत मतलब पिछली शताब्दी में क्या थे, अधिकांश विकासशील दुनिया में चुपचाप लेकिन निश्चित रूप से हाशिए पर चले गए।
मतलब ये ऐसे मतलब पहले हमारे जो हमारा पास्ट था, पास्ट सेंचुरी थी, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी। क्या आज आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं? कहीं गाँव में बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी-कभी, हाँ, ये चीज़ें हैं, मेले वगैरह लगाना, ठीक है? और कठपुतलियों का उनमें जो शो होता है वो दिखाना। लेकिन आज के समय पे ये धीरे-धीरे हमारे जो डेवलपिंग विकासशील देश है, उससे ये चुपचाप गायब सी होती जा रही हैं, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन टाउन प्लानिंग, यानी कि जो हड़प्पा का शहरी जो पूरा नियोजन था वो उसके बारे में हमें बताना है। तो ये देखो हड़प्पा के जो टाउन थे वो इस तरीके के दिखाई देते थे। अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि आज के ही कुछ कारीगरों ने इसको मिलकर बनाया है। लेकिन ये उस समय के हैं जब पता नहीं हम और आप पैदा भी नहीं हुए थे और शायद हमारे पूर्वज भी नहीं पैदा हुए थे। मतलब कई हज़ारों सालों पहले समय पर उन्होंने इस तरीके के गाँव, शहर बसाए थे, जो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बड़े-बड़े इंजीनियर्स ने बनाए होंगे। द इंडस सिटीज़ आर नोटेड फॉर देयर अर्बन प्लानिंग, यानी कि जो सिंधु शहर है वो अपनी शहरी योजना के लिए जाना जाता है। इस शहरी योजना में क्या-क्या चीज़ें आती हैं, एक टेक्निकल और पॉलिटिकल प्रोसेस आती है, ठीक है? ये जो भूमि के उपयोग और शहरी पर्यावरण के डिज़ाइन, मतलब भूमि का इन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया है और जो इन्होंने शहरी पर्यावरण बनाया है, जो एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया है, बिल्कुल अर्बन लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी शहर को देख रहे हैं, ठीक है? दे आर आल्सो नोटेड फॉर देयर बेक्ड ब्रिक हाउसेस, यानी कि इनके जो ये ईंटें दिख रही हैं आपको, ये ईंटें जो हैं ये इन्होंने पके हुए घर, मतलब पकी हुई उससे बनाई हुई हैं। पकाकर ये ईंटें बनाई हुई हैं और इनसे जो घर बनाए जाते हैं वो देखने में बहुत सुंदर इनके लगते हैं। और इसके अलावा इलैबोरेट ड्रेनेज सिस्टम भी इन्होंने बनाया था, मतलब कि जल निकासी जो घरों में किस तरीके से पानी ना भरे, ये सारी चीज़ें भी इन्होंने ध्यान में रखी थी। जो नालियाँ वगैरह है वो भी इन्होंने बनाई थी। वाटर सप्लाई सिस्टम भी इन्होंने बनाया था, प्रणालियाँ, जलापूर्ति प्रणाली भी इन्होंने बनाई कि पानी जो पीने का है वो कहाँ से आएगा, ठीक है? बड़े गैर आवासीय भवनों के समूह के लिए भी ये जाने जाते हैं। मतलब बहुत सारे लार्ज नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी इन्होंने बनाई जिनमें लोग रहा नहीं करते थे, लेकिन ऐसी बिल्डिंग्स जो देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत लगती हैं, ठीक है? तो ये सारा आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड अलाउद्दीन खिलजी अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ मार्केट कंट्रोल? 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल यानी जो बाजार नियंत्रण की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो क्यों अपनाई, ठीक है? वो आपको इसमें लिखना है। तो ये काफ़ी अच्छी नीति मानी जाती है बाजार नियंत्रण की, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाई गई, ठीक है? इसमें क्या था ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब जो आर्थिक सुधार है वो मार्केट रेगुलेशन, बाजार की जो नीतियां हैं उनसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट रेगुलेशन, यानी बाजार के ऊपर जो नियंत्रण है वो इन्होंने ही, अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? ताकि ये सोल्जर्स जो हमारे सैनिक हैं उनकी मदद कर सकें और जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी भी हमारी ज़रूरत पूरी हो सके। अब इन्होंने जो इसमें मार्केट एक मिनट रुको, मार्केट कंट्रोल है उसका क्या मतलब है? बाजार नियंत्रण की जो पॉलिसी है उसका ये मतलब है कि इन्होंने क्या किया, फिक्सेशन कर दिया प्राइसेस का। यानी पहले क्या होता था कि सभी जो भी बाजार में चीज़ें बेचा करते थे वो व्यापारी क्या करते थे कि अपने हिसाब से अपने दाम पर चीज़ें बेचा करते थे। लेकिन जब इन्होंने फिक्स किए प्राइसेस तो अब फिक्स प्राइसेस पर जो भी वैरायटी थी ग्रेन की, पल्सेस की, इन्होंने प्राइस के उस पे फिक्स किए कि कौन से प्रकार के गेहूँ बिक रहे हैं, कौन से प्रकार की दालें हैं, ठीक है? अलग-अलग प्रकार की होती है ना, तो वही चीज़ इन्होंने देखी और फिर उनके आर्टिकल्स के जो हैं सारी चीज़ें इन्होंने फिक्स कर दी, सारी प्राइस फिक्स कर दिए। और इसके अलावा स्लेव्स यानी कि जो नौकर-चाकर हुआ करते थे, उनके भी दाम इन्होंने फिक्स कर दिए थे, ठीक है? ग्रेन मार्केट, अलाउद्दीन जो है उन्होंने गवर्नमेंट स्टोर ग्रेन्स के, मतलब जो अनाज हैं उनके भी गवर्नमेंट सरकारी भंडार इन्होंने स्टार्ट किए। सरकारी भंडार का मतलब क्या होता है कि अब सरकार जो आपने अभी आप देखते हैं ना कि सरकार राशन वगैरह देती है, तो इन्होंने वो उस समय पर स्टार्ट कर दिया था जिससे कि सभी लोग वहां से राशन खरीद कर सकते थे और सरकार बहुत कम दामों पे, जो बाजार है उससे कम दामों पर बेचा करते थे। अब पेजेंट्स जो थे वो अपने सरप्लस यानी जो बचा हुआ, जो मतलब किसान जो हुआ करते थे ना, वो गवर्नमेंट को अपना जो भी बचा हुआ अनाज हुआ करता था जो वो उगाते थे, जो बेचकर बच जाता था वो यहाँ बेच दिया करते थे गवर्नमेंट के पास और फिर गवर्नमेंट जो है उनको दाम देकर ये सारा जो अनाज होता था वो जनता में बांट देती थी। तो ये काम भी हुआ। और क्लोथ मार्केट, जो क्लोथ था, जो कपड़ा था, उसके भी कई बार ऐसा होता था कि कपड़े का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हो जाता था फूड आर्टिकल से। तो इन्होंने क्या किया, क्लोथ जो मार्केट था वो बहुत अलग अलग प्रकार के कपड़े बेचा करते थे, तो सभी कपड़ों के आधार पर इन्होंने सभी के प्राइस जो थे वो फिक्स कर दिए थे, ठीक है? सभी डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑफिसर्स बनाए गए। इन्होंने क्या किया कि मार्केट जो था उसको अच्छे से रेगुलेट करना है, उसके ऊपर नियंत्रण करना है और इसके लिए इन्होंने ऑफिसर्स भी बनाए, अफसर भी इन्होंने बनाए, ठीक है? अलग अलग इन्होंने डिपार्टमेंट भी उसमें बनाए, ठीक है? तो इससे क्या होगा, इससे उन सभी के लिए एक जो जनता थी उनके लिए एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं कि उन्हें राहत मिली। जो पहले चीजें उनके साथ घटित हो रही थी तो वो सारी चीजें अब हट गई, ठीक है? तो ये था आपका पूरा आंसर, ये मैंने हिंदी में तो आपको समझा ही दिया है। अब अगला है डिस्क्राइब द टीचिंग्स एंड फिलोसफी ऑफ गुरु नानक देव जी, यानी गुरु नानक देव जी जो है उनकी क्या शिक्षाएं थी और क्या फिलोसफी थी, वो क्या चीजें कहते थे, वो आपको इसमें बतानी है, ठीक है? तो गुरु नानक जो थे उन्होंने कभी भी ट्राइनिटी ऑफ गॉड्स यानी कि जो भगवान है उनके देवताओं की त्रिमूर्ति पर कभी भी उन्होंने विश्वास नहीं किया।
और इन्होंने कभी भी भगवान को ये नहीं माना कि वो मानव रूप में पैदा हो सकते हैं। ये मानते थे कि भगवान एक हैं। सिख धर्म में उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। यानी जो सिख धर्म है उन्होंने इसमें क्या किया, हार्मोनाइज किया हिंदुज्म को भी और इस्लाम को भी, यानी इस्लाम और हिंदू उनको मिलाने की इन्होंने कोशिश की। ही नेवर बिलीव्ड इन सुपरस्टिशंस, इन्होंने कभी भी अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं किया। कास्ट डिस्टिंक्शंस यानी कि जो जातिवाद है उस पर भी ये कभी भी विश्वास नहीं किया इन्होंने। रिचुअल्स जो होते हैं, अलग अलग तरीके के जो परंपराएं होती हैं, उन पर भी इनका कोई विश्वास नहीं था। हिज वर्ड्स आर एनश्राइंड इन श्री गुरु ग्रंथ साहिब, और उनके जो शब्द हैं वो हमें गुरु ग्रंथ साहिब में देखने को मिलते हैं। द होली स्क्रिप्चर, जो एक बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है सिख धर्म का। ही टॉट हिज फॉलोअर्स, उन्होंने अपने जो अनुयायी थे उन्हें क्या शिक्षा दी, दैट एनीवन कैन हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड, कि कोई भी भगवान के साथ अपना रिश्ता कायम कर सकता है। किस चीज से, थ्रू मेडिटेशन एंड अ पियोर लाइफस्टाइल, कि बहुत अच्छा लाइफस्टाइल अपनाकर, बहुत अच्छा जो हमारा जीवन है उसे अपनाकर, पवित्र जीवन और इसके अलावा मेडिटेशन करके, ठीक है, जो ध्यान है उसे करके हम भगवान को पा सकते हैं। सिखिज्म डिड नॉट रिक्वायर मॉन्कहुड, सिखिज्म में जरूरी नहीं कि भिक्षु बनना पड़े, ठीक है। इंस्टेड ही टॉट मेन एंड वुमेन टू हाउ टू अटेन सैल्वेशन थ्रू अ नॉर्मल लाइफस्टाइल इन सोसाइटी, यानी कि इसके अलावा इन्होंने क्या आदमी और औरतों को कहा, जनता तो जो थी, जो सिख धर्म मानते थे, उनको कहा कि तुम जो हो, तुम साल्वेशन का मतलब होता है कि किस तरीके से आप जो है मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं अपने सामान्य जीवन में रहते हुए भी, ठीक है। तो ये सारी चीज आपकी सेम हिंदी में भी लिखी हुई है। सिख धर्म जो है वो एक ईश्वरवादी धर्म है, यानी सिर्फ एक ईश्वर को ये मानने वाला धर्म है। तो ये सारी इसकी टीचिंग्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ, राइट एनी 3 सिमिलैरिटीज इन द टीचिंग्स ऑफ मोनोथीस्टिक भक्ति सेंट्स इन नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो भक्ति सेंट्स थे, जो भक्ति युग के जो ये पूरे सेंट्स थे, सेंट का मतलब होता है जो ये फॉर एग्जांपल जो भी संत, ठीक है, जो भी संत थे ना, उनका क्या मानना था, उनमें क्या एक चीज जो थी वो सभी एक जैसा मानते थे, सभी सिमिलैरिटी से कहते थे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीरदास भी दिखाए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये यीशु भी दिखाए गए हैं। तो ये सभी क्या चीज जो थे, मीरा जी भी दिखाई गई हैं, जो एक जैसी थी इनमें। द नॉर्थन मेडिवल भक्ति मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्प्रेड ऑफ इस्लाम इन इंडिया, जो उत्तर युगीन मध्य युगीन भक्ति आंदोलन था वो भारत में इस्लाम सिख के प्रसार से प्रभावित हुआ। मतलब इस्लाम जो था, इस्लाम धर्म, उसका जब प्रसार होने लगा, प्रचार होने लगा भारत में, तब भक्ति आंदोलन शुरू किया गया, जिसमें कि हिंदू धर्म को जो था, हिंदू धर्म के बारे में जो शिक्षाएं थी वो दी गई, ठीक है। द मेन फीचर्स ऑफ इस्लाम लाइक बिलीफ इन वन गॉड, जो देखो मोनोथिज्म का मतलब होता है सिर्फ एक भगवान पे विश्वास रखना, इस्लाम की ये सबसे मुख्य विशेषता थी, ठीक है। इसमें समानता और भाईचारा भी था, अनुष्ठान और वर्ग विभाजन की अस्वीकृति। मतलब इन सभी में क्या चीज समान थी कि ये इक्वालिटी मानते थे। इक्वालिटी मतलब समानता, सभी समान है ये मानकर ये सभी लोग चलते थे। ब्रदरहुड यानी भाईचारा भी ये मानते थे कि सभी को भाईचारे से रहना चाहिए, ठीक है, सभी धर्मों को। रिचुअल्स जो थे, मतलब जो परंपराएं थे, उनको मानने पर ये सभी मतलब रिजेक्शन करते थे, कि रिजेक्ट करते थे, हम परंपराओं को नहीं मानेंगे। क्लास डिविजन्स यानी जो भी ग्रुप में, जो भी वर्गों में विभाजित था हमारा देश, उसको ये नहीं मानते थे कि कोई ना पंडित है, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, तो ये नहीं मानते थे। और इसी वजह से जो भक्ति मूवमेंट था वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी या फिर एक्सप्लेन एनी 4 टर्म्स ऑफ गांधी इरविन पैक्ट, यानी गांधी इरविन का जो समझौता था उसकी 4 शर्तें क्या थी वो आपको इसमें बताना है। तो देखो, गांधी इरविन, ये है आपके गांधी जी और ये इरविन, इनका समझौता हुआ तो इनमें कुछ शर्तें रखी गई। पहली शर्त थी टू विड्रॉ ऑल ऑर्डिनेंसेस एंड प्रोसिक्यूशंस, यानी कि सभी अध्यादेश जो थे और अभियोजनों को वापस लेना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा कि जितने भी तुमने हमारे ऊपर प्रोसिक्यूशंस करे हैं, जितने भी हमारे लोगों को जेल में डाला है, या फिर जितने भी हमारे ऊपर जो है केस वगैरह लगाए हैं, वो सभी तुम्हें हटाने पड़ेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये थी। नेक्स्ट, टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, यानी कि जितने भी राजनीतिक, जो भी राजनीति की उसमें कैदी हुए हैं तुम्हारे उसमें, उन सभी को रिहा करना पड़ेगा, उन सभी को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। सेकंड चीज इन्होंने ये बोली। थर्ड था टू रिस्टोर द कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ द सत्याग्रहीज, यानी कि सत्याग्रही जो थे उनकी जब्त की गई जितनी भी संपत्ति है उनको बहाल करना पड़ेगा। यानी क्या हुआ, जो सत्याग्रही थे, जो सत्य का आग्रह कर रहे थे कि हम अपने सच को नहीं छोड़ेंगे और देश को आजाद करवाएंगे, तो उनकी संपत्ति छीन ली गई थी, जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी ना वो उनकी छीन ली गई थी। तो गांधी जी ने कहा तो जितनी भी संपत्ति तुमने छीनी है वो हमें वापस करनी पड़ेगी। टू परमिट द फ्री कलेक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, और लास्ट में इन्होंने कहा कि नमक जो है उसको हम मुफ्त में संग्रह करेंगे, क्योंकि हमारा ही नमक और हमें ही नहीं मिल रहा है, तो हम उसे मुफ्त में इकट्ठा भी करेंगे और उसका निर्माण भी हम करेंगे, तो इसकी अनुमति तुम्हें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 4 इसकी शर्तें थी। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है और में, एक्सप्लेन द मेन कंट्रीब्यूशंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, यानी स्वदेशी मूवमेंट जो था उसके 4 कंट्रीब्यूशंस बताने हैं, उसने क्या क्या योगदान दिए। तो स्वदेशी शब्द का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपने देश के उत्पाद और सेवाओं का उपयोग, ठीक है। स्वदेशी का मतलब था कि हम अपने देश में ही सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और अपने देश में ही सारी सेवाओं का हम जो है सभी सेवाएं अपने देश में ही देंगे। जैसे बाहर से जो चीजें आ रही थी वो विदेशी थी हमारे लिए, और स्वदेशी जिसमें सबसे पहले गांधी जी ने खादी जो वस्त्र थे उनका बहुत ज्यादा प्रमोशन किया, ठीक है।
जो स्वदेशी मूवमेंट था, एडवोकेटेड द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, यानी कि स्वदेशी आंदोलन ने सबसे पहले जो विदेशी वस्तुएं हैं या ब्रिटिश संस्थान है, इंस्टीट्यूट हैं, उनके बहिष्कार करने की वकालत करी। गांधी जी ने कहा कि तुम जितने भी विदेशी चीजें हैं, विदेशी जितने भी तुम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो या जितने भी तुम इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, वो सभी तुम्हें उनका बहिष्कार करना पड़ेगा, उनको बॉयकॉट करना पड़ेगा, ठीक है। इट ऑल्सो एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशंस व्हिच सो मेनी पीपल कम टुगेदर टू रेज अवेयरनेस एंड डिमांड स्वराज, और इन्होंने बड़े पैमाने पर लामबंदी की भी वकालत की, ठीक है, जिससे कि जागरूकता भी बढ़ी और स्वराज की मांग करने के लिए कई लोग एक साथ भी आए, ठीक है। तो इसने क्या कहा, स्वदेशी, हम स्वदेशी बनेंगे, अपने देश में सभी उत्पादों को जो है लगाएंगे, सभी उत्पाद जो है अपने होंगे, और इसके अलावा हम सभी स्वराज मांगेंगे कि हम अपने ऊपर अपने आप राज कर सकते हैं, तुम अंग्रेज जो हो वो यहाँ से चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने देख लिया। एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोल्ड वॉर, यानी कि शीत युद्ध के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है वो क्या है। तो ये देखो, द मेन कॉजेज ऑफ कोल्ड वॉर वर डिफरिंग ओपिनियंस ऑन हाउ अ कंट्री वाज टू बी रन। तो सबसे जो आप कह सकते हैं क्यों हुआ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्यों हुआ, ये हुआ था किसके बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच एक ऐसी तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी जिसमें ना तो वो सीधा सीधा लड़ाई कर रहे थे, और पूरे मतलब जितने भी वर्ल्ड में देश हैं उनको डर भी लग रहा था कि कहीं ये इस तरीके से लड़ाई ना कर बैठे, लेकिन उन्होंने ऐसा शीत युद्ध, शीत का मतलब क्या होता है, ठंडा, ठंडा एकदम युद्ध रखा उनके बीच में। यूएसएसआर जो था उसने क्या किया, यूएसएसआर ने फेवर किया था कम्युनिज्म को, व्हाइल द यूएस वाज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। जो यूएसएसआर था वो कम्युनिज्म की तरफ से था, और यूएस जो था, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। इनके अलग अलग व्यू थे, इनके अलग अलग विचार थे कि जर्मनी को कैसे हैंडल किया जाए। तो यूएसएसआर चाहता था कि जर्मनी जो है वो हैवी प्रिपरेशन, जो मतलब सारी टेरिटरीज की जो भी हैवी प्रिपरेशंस है वो पे करें, और पीपल जो हैं वहाँ के, जो नाजी रूल के जो भी हैं उनको वो हार्म करें, उनको वो नुकसान पहुंचाएं। लेकिन यूएस चाहता था कि वो जो है उनको मदद करें, ठीक है, जो भी इकोनॉमी उनके खराब हुई है जर्मनी की, उनको वो मदद करे, वो दोबारा उनको रीबिल्ड करे, ठीक है। और चाहता था कि जर्मनी जो है सिर्फ उतने डैमेज को के लिए पे करे जितनी टेरिटरी खराब हुई है यूएसएसआर की। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच विवाद हुआ। किसको लेकर हुआ, जर्मनी को लेकर हुआ था। द रेस फॉर न्यूक्लियर आर्म्स एंड स्पेस रेस, तो इनके बीच में रेस हुई न्यूक्लियर, यानी कि जो आपके बम वगैरह होते हैं, जो आर्म्स वगैरह होते हैं, हथियार वगैरह होते हैं, और स्पेस रेस को लेकर इनकी बहुत ज्यादा कह सकते हैं लड़ाई हुई, ठीक है। लड़ाई इन द सेंस कि सिर्फ बातों बातों में, है ना। बोथ नेशंस वांटेड टू बी द फर्स्ट टू लॉन्च एन ऑब्जेक्ट और ह्यूमन इनटू स्पेस। तो दोनों ही नेशन, दोनों ही देश ये चाहते थे कि हम अपना पहला इंसान या पहला ऐसा कोई वस्तु हम लॉन्च करें स्पेस में, ठीक है। वाइल बोथ आल्सो वांटेड टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स फॉर सेफ्टी, और दोनों ही ये भी चाहते थे कि न्यूक्लियर वेपन हम बनाएं, ठीक है, परमाणु कुछ ऐसे हथियार बनाएं जो हमारी सेफ्टी के लिए हों। और आपने समझ लिया कि इसके क्या कारण थे। तो इसके कारण क्या थे, रीजंस द कोल्ड वॉर स्टार्टेड व्हेन द कोल्ड वॉर टू बिगेन। तो ये कब बिगेन हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी एक मिनट रुको, तो ये स्टार्ट हुई थी आपकी 1939 में, और नीदर द यूएसए नॉर यूएसएसआर वाज वर इन्वॉल्व्ड, ना तो इसमें यूएसएसए इन्वॉल्व था ना इसमें यूएसएसआर इन्वॉल्व था, ठीक है। बोथ जॉइंड इन 1941। अब दोनों ने कब ज्वाइन किया, दोनों ने 1941 में ज्वाइन किया। तो इन्होंने क्या किया, द यूएसएसआर आफ्टर जर्मनी इन्वेडेड इन जून। तो यूएसएसआर ने कब ज्वाइन किया, जब जर्मनी ने हमला किया उन पर जून में, और यूएसए ने जब किया जब जापान ने उनके ऊपर दिसंबर में हमला किया, ठीक है। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में देख लो यहाँ पर एक बार, एक मिनट, यस। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, एक मिनट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि जो दूसरी आपकी लड़ाई थी, उसके बाद क्या हुआ कि एक इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के काल में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध कहा जाता है। उनके बीच में एक तनाव की स्थिति पैदा हुई थी, ठीक है। कुछ इतिहासकार इसे शस्त्र सज्जित शांति का नाम देते हैं, मतलब शस्त्र सिर्फ सजाने के लिए थे और शांति बनाए रखी इन दोनों देशों ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था, किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक और ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद उत्पन्न होने लगा। बहुत जल्दी इन मतभेदों ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी, और इसी को हम शीत युद्ध या कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। जो इनके बीच में एक तनाव की स्थिति थी कि कभी भी युद्ध हो सकता है, लेकिन इन्होंने किया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ट्रूमन डॉक्ट्राइन। ट्रूमन डॉक्ट्राइन का क्या मतलब है। तो देखो, विद द ट्रूमन डॉक्ट्राइन, ये जो है ये है आपका प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमन। इसने ये डॉक्ट्राइन या इसने ये सिद्धांत लागू किया था, ट्रूमन सिद्धांत। इसमें क्या था, स्टेबलाइज दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वुड प्रोवाइड पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस टू ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस अंडर थ्रेट फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल
ऑथोरिटेरियन फोर्सेस। तो ये जो था, ये राष्ट्रपति ट्रूमन, इसने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो बाहरी और आंतरिक सत्तावादी ताकतों से खतरे के तहत सभी लोकतांत्रिक देशों को राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। तो यूएसए जो था उसने कहा कि जितने भी हमारे लड़ाई में, जितने भी वॉर में ऐसे जो देश हैं जो बहुत कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ताकतों का, बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं उनका खतरा पड़ेगा, तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको राजनीतिक, सैन्य यानी कि हम उनको राजनीति में भी हम उनकी मदद करेंगे, सैन्य यानी कि हम उन्हें सैनिक भी देंगे, हम उनकी आर्थिक भी सहायता करेंगे, ठीक है। यही आपका ट्रूमन का सिद्धांत, ट्रूमन डॉक्ट्राइन है, ठीक है। अब देखो, ट्रूमन डॉक्ट्राइन जो है वो फोकस करता है ज्यादातर मिलिट्री एड पर, यानी कि किस तरीके से वो सैन्य सहायता दे सकते हैं। ज्यादातर इसमें वैसे बोला गया है राजनीतिक और आर्थिक भी, लेकिन सैनिक की सहायता, क्योंकि लड़ाई के दौरान ज्यादातर सहायता किस किस चीज की नीड होगी उन्हें, सैनिकों की, तो ये ज्यादातर सैन्य सहायता पर फोकस है। जैसे कि 1940 के दशक में ग्रीस और तुर्की को दी गई सहायता, तो ग्रीस और तुर्की को उन्होंने कौन सी सहायता दी, सैन्य सहायता दी थी 1940 में, जबकि मार्शल योजना पूरी तरह से आर्थिक सहायता का एक पैकेज थी। लेकिन अगर हम देखो, ट्रूमन सिद्धांत जो था वो तो कहता था कि हम सैन्य सहायता देंगे, सैनिकों की सहायता, लेकिन एक मार्शल योजना भी थी जिसमें कि आर्थिक सहायता, पूरा पैकेज देते थे इसमें ये लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब कल्चर, कल्चर को डिस्क्राइब करो और उसके मेन कंपोनेंट्स बताने हैं आपको कि उसके मेन जो घटक है वो क्या है। तो कल्चर क्या है, कल्चर वाज डिफाइंड अर्लियर एज द सिंबल्स, लैंग्वेज, बिलीव्स, वैल्यूज एंड आर्टिफैक्ट्स दैट आर पार्ट ऑफ एनी सोसाइटी, यानी किसी भी एक समाज का, समाज में किस चीज का वो होता है, किसी भी एक समाज का हिस्सा क्या होते हैं, प्रतीक, वहाँ के क्या सिंबल है, ठीक है, वहाँ के क्या सिंबल हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म का सिंबल इस तरीके से ओम बनता है, ठीक है, और आपका जो ये पाकिस्तान है वो इस तरीके से चांद का सिंबल बनाता है। तो वो भाषा कैसी है, विश्वास क्या है, लोगों के मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, कलाकृतियां क्या है वहाँ की, तो वे सभी जो चीजें हैं वो कल्चर के रूप में आती है, और इसी को हम संस्कृति भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। एज दिस डेफिनेशन सजेस्ट, जैसा कि इस डेफिनेशन से ही पता चलता है, परिभाषा से ही पता चलता है, संस्कृति के दो बुनियादी घटक हैं, एक और विचार और प्रतीक, और दूसरी और कलाकृतियां, ठीक है, यानी दो कंपोनेंट्स हैं इसके इंपॉर्टेंट, पहला है आइडियाज और सिंबल्स, और दूसरा है वन हैंड एंड आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो मटेरियल ऑब्जेक्ट है वहां पर किस तरीके से वो बनाए जाते हैं। हिंदी में भी मैंने इसके घटक लिख दिए और इंग्लिश में भी, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 43rd क्वेश्चन है, इसमें आपका बोला गया है कि आपको एग्जाम्पल के साथ बताना है कॉजेज ऑफ द फेलियर्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का जो विद्रोह था वो असफल क्यों हुआ, उसके आपको कारण बताने हैं। तो ये देखो, 1857 के विद्रोह की असफलता या विफलता के कुछ कारण थे। प्रभावी नेतृत्व का अभाव, यानी कि यहाँ पर क्या था कि बहुत अच्छा नेतृत्व नहीं हो रहा था, लीडरशिप जो थी वो बहुत अच्छी नहीं थी इसमें, सामान्य लक्ष्य की कमी थी, सभी लोग सामान्य लक्ष्य नहीं लेके चल रहे थे, किसी का कुछ लक्ष्य था, किसी का कुछ था। तो ये विद्रोहियों ने पुराने जमाने के हथियारों से लड़ाई लड़ी, जबकि अंग्रेजों ने सभी आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो विद्रोही के जो थे, जो जो हमारे इंडिया के विद्रोही थे वो पुराने जमाने के हथियार लेकर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने नए जमाने के आधुनिक हथियार इस्तेमाल किए, इसलिए वो जीते। कई जगहों पर विद्रोहियों की क्रूरता से लोग डरे हुए थे, और कई जगहों पर ऐसा था कि विद्रोही जो थे वो क्रूरता कर रहे थे, जिस वजह से लोग भी डर जाते थे और वो फिर आते नहीं थे। 1857 का भारतीय विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ 1857-58 में भारत में एक बड़ा विद्रोह था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके खिलाफ विद्रोह था, जो ब्रिटिश क्राउन की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था, ठीक है। अब देखो इसके बारे में है इंग्लिश में, तो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या थे और मिलिट्री रीजन क्या थे और आइडियोलॉजिकल रीजन क्या थे। तो देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या थे इसके, देयर वाज नो प्लानिंग, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई योजना नहीं बनाई गई थी कि किस तरह से हम अंग्रेजों को हरा सके, ठीक है। इट वाज एन अनऑर्गेनाइज्ड एफर्ट, यानी कि कुछ भी चीज इन्होंने योजना के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं की हुई थी। द लीडरशिप वाज वीक, और जो लीडरशिप था, नेतृत्व था, वो बहुत कमजोर था, ठीक है। देयर वाज नो डायरेक्शन टू द मूवमेंट, और जो मूवमेंट है, आंदोलन है, उसको किस तरीके से किया जाए, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी हमें सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। मिलिट्री रीजन थे कि ब्रिटिश आर्मी सुपीरियर थी, वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से हमें, मतलब उनको ज्यादा पता था, उनकी आर्मी बड़ी थी, हम थोड़े कम उसमें थे। ब्रिटिश आर्मी के पास अनलिमिटेड सप्लाई थे, उनके पास हथियार भी अनलिमिटेड थे, सैनिक भी बहुत ज्यादा थे, तो इस तरीके से हमारे लोग जो है वो इनके सामने हार जाते थे। द रेबल्स हैड लिमिटेड सप्लाईज एंड आउटडेटेड अम्यूनेशन, और अगर हम यहाँ पर अपनी बात करें, विद्रोही जो थे इनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे थे यानी भारत के लोग, उनके पास बहुत कम हथियार थे और बहुत पुराने जमाने के हथियार थे, ठीक है, जैसा कि हमने हिंदी में पढ़ा। आइडियोलॉजिकल रीजन क्या थे कि सभी सेक्शन जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब जो प्रिंस वगैरह, जो राजकुमार थे और जो एजुकेटेड क्लासेस थे, उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं। देयर वाज नो अल्टरनेटिव टू फ्यूडलिज्म एंड फॉट बाय द रेबल्स, मतलब उनके कोई अल्टरनेटिव नहीं था, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी कि अब वो क्या करे, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली रेजिस्टेंस, यानी कि जो अर्ली रेजिस्टेंस है, जो आंदोलन किए जाते थे उनमें, ये देखो हिंदी में भी इसका बताया हुआ है 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। तो एक सुनियोजित योजना नहीं थी, ये सारा चीज जो हमने अभी पीछे पढ़ा, तो ये तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो आपसे पूछा था नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रारंभिक विरोध का स्वरूप और महत्व आपको बताना है। तो प्रारंभिक विरोध का जो नेचर है वो क्या है, वायलेंस एंड प्लंडर वर द टू मोस्ट पॉपुलर टूल्स यूज्ड बाय द रेबल्स टू एक्सप्रेस देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट देयर ऑपरेसर्स, यानी कि एक तो हिंसा,
ठीक है। हिंसा दिखाना कि हम तुम्हारे जो चीजें हैं उनको वो कर देंगे। रेबल्स किस तरीके से अपना रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि विरोध कर रहे थे, किस तरीके से वो विरोध के आंदोलन को चला रहे थे। वो जितने भी अंग्रेज होते थे तो उनके खिलाफ वो आवाज उठाते थे, उनके खिलाफ वो हिंसा करने लग जाते थे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो लोअर एंड एक्सप्लॉइटेड क्लासेस जो थी उनको ज्यादा अटैक किया जाता था, एक्सप्लॉइटर यानी कि जो शोषण करता है उनके द्वारा, क्योंकि जो बड़ी क्लासेस थी, जो अपर क्लासेस थी और जो प्रिंस वगैरह, जो राजकुमार वगैरह थे, वो तो उनके उनसे हाथ मिलाया हुआ था अंग्रेजों ने, तो वो तो उनके ऊपर तो कुछ नहीं करते थे। दे वर द ब्रिटिशर्स और द जमींदार्स और द रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिशियल्स, वेल्दी ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स। अब कुछ लोग जो उनके साथ मिले हुए थे, जमींदार वगैरह, ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो इनकम वगैरह लेते थे, तो वो लोग। और संथाल रेबिलियन जो थी उसने बहुत ज्यादा वायलेंस सहा है, मतलब बहुत ज्यादा जो अहिंसा है वो सबसे ज्यादा संथाल कम्युनिटी ने सही है। ठीक है। अब देखो इसमें हम बताया गया है कि हमें जानना जरूरी है कि जो पॉपुलर रेजिस्टेंट मूवमेंट है वो किस चीज के ऊपर था, ओल्ड स्ट्रक्चर पर था। ठीक है, पुराना जो स्ट्रक्चर था, रिलेशंस किस तरीके के थे वो ब्रिटिश के साथ, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। सिग्निफिकेंस यानी जरूरत क्या थी, इसका महत्व क्या था, तो अग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, ब्रिटिश शैटर्ड द ट्रेडिशनल एग्रेरियन सिस्टम ऑफ इंडिया। देखो नई नई पॉलिसीज ब्रिटिशर्स हमारे लिए लेकर आ रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा था, हमारी जो ट्रेडिशनल परंपराएं हैं वो सारी ये लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और जिससे हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि उनके खिलाफ विरोध किया जाए, हम अपनी आवाज उठाएं। ठीक है। द पीजेंट रिवोल्ट का मतलब है जो किसान विद्रोह था। अब किसानों के साथ बहुत ज्यादा गलत हो रहा था, उनसे उनकी खेती जो थी, उनसे उनके अनाज ले लिया जाता था और बहुत कम उसे पैसा दिया जाता था उनके अनाज के बदले, और फिर क्या करते थे ब्रिटिशर्स, अपने देश में उन अनाज को पार्सल कर देते थे। तो ये बहुत गलत चीज हो रही थी, इसलिए किसानों ने द पीजेंट रिवोल्ट किया, यानी कि किसान विद्रोह इन्होंने बहुत ज्यादा किया है। और ये लोग क्या चाहते थे कि जो ब्रिटिश रूल है, जो ब्रिटिश राज है वो इंडिया से चला जाए, और इसीलिए ये इंडियंस के बीच में एक अवेयरनेस चाहते थे अपने ये विरोध करके। ठीक है, कि हम विरोध कर रहे हैं और तुम्हारे अंदर भी जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये ब्रिटिशर्स जो है ये भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। वो ऑर्गेनाइज नहीं थे और इसलिए फाइट नहीं कर सकते थे, वो बहुत ज्यादा शोषित थे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था। ठीक है, तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। और जो 1857 का विद्रोह था वो इसी चीज से जागा था। तो जन विद्रोह के उपयुक्त वर्णन ने इन विद्रोह के स्वरूप के बारे में बहुत सारे बिंदु स्थापित किए हैं। जो विद्रोही के कार्य थे ये प्रमाणित करते हैं कि वे अपने हितों और अपने शत्रुओं के बारे में उन्हें सबसे ज्यादा ज्ञान था। किसान और आदिवासी विरोध आंदोलनों की कुछ विशेषताएं उनमें जन्मी। बेसिकली ये सारी चीज वही बताई गई है जो मैंने आपको इंग्लिश में बताई, जैसे धार्मिक विश्वास था, जातीय संबंध थे, तो ये सारी चीज में सेम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का क्या महत्व है हमारे पूरे उसमें हिस्ट्री में। तो इंपॉर्टेंस क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट की, या सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्पाइट हैवी हैंडेड सुप्रेशन बाय द गवर्नमेंट, जबकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी गवर्नमेंट, जो अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी, अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा। द पीपल वर अनफेस्ड एंड कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल, लेकिन लोग जो थे फिर भी चाहते थे कि वो अपना स्ट्रगल करें, अपने इन सभी चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं। इवन दो द गवर्नमेंट सेड दैट द इंडिपेंडेंस कुड बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, लेकिन जबकि गवर्नमेंट ने कह दिया था कि तुम्हें आजादी तभी मिल सकती है जब ये जो लड़ाई है ये खत्म हो। द मूवमेंट ड्रोव होम द पॉइंट दैट इंडिया कुड बी नॉट गवर्न विदाउट द सपोर्ट ऑफ द इंडियंस। तो ये जो क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन था, ये गांधी जी ने इसीलिए चलाया था ताकि वो ये कह सकें अंग्रेजों को, देखो हम तुम अगर यहाँ से नहीं जाओगे तो हम अपनी जो तो तुम्हें हम अपना सपोर्ट ही नहीं करेंगे, तो तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने नारा भी दिया था कि भारत छोड़ो। ठीक है, और ये भी था गांधी जी का एक नारा था कि करो या मरो, कि अगर हम करेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे। तो ये सारा भारत छोड़ो आंदोलन में आता है। तो ये जो मूवमेंट था ये डिमांड करता था कि पूरी हमें आज़ादी दी जाए, और सभी एजेंडा हैं फ्रीडम मूवमेंट के, जो भी हमने अभी तक आज़ादी के आंदोलन चलाए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी आज़ादी दी जाए। पब्लिक मोरल और एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट ये सभी जो थे एनहांस होते थे। अब ये कब, देखो ये कब मनाया, कब से ये स्टार्ट हुआ भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 से, और हमें आज़ादी देखो कब मिली, 15 अगस्त 1942। मतलब लगभग इन्होंने 5 साल ये आंदोलन चलाया, जब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। तो ये आज़ादी बहुत ज़रूरी है, इस आज़ादी को आप प्लीज़ अपने उसमें बहुत अच्छे से उसमें करें। ठीक है, देखो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है अगर आ जाए पेपर में तो। और फिर उसके बाद इस आंदोलन के दौरान एक काकोरी कांड भी हुआ था, जिसमें गांधी जी ने सभी लोगों से कहा था कि अगर तुम एक साथ नहीं आओगे ना तो ये हमारे ऊपर इसी तरीके से अत्याचार करते रहेंगे, तो तुम्हें एक साथ हमारे पास आना ही पड़ेगा, और इनके खिलाफ तभी हम आवाज उठा सकते हैं जब पूरा देश एक साथ एकत्रित हो जाए। तो ये पूरा इसमें बताया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन आप समझ ही गए हैं कि क्या है इसमें। अब देख लेते हैं हमारा एक मिनट रुको, इसके महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्यों ये आंदोलन इतना जरूरी था। एक मिनट,
हाँ, तो इसका महत्व देखो, ये आंदोलन जो था ये स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है, मतलब जो हमें आज़ादी मिली है उसका सबसे आखिरी चरण यही है, ये आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसने गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी। इससे भारतीय जनता के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा था। समानांतर सरकारों के गठन से जनता काफी उत्साहित हुई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जनता ने नेतृत्व अपने हाथ में लिया, क्योंकि इसके 5 साल बाद ही हमें आज़ादी मिली थी, तो यह आंदोलन बहुत जरूरी है। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग ने भागीदारी नहीं दी थी। ठीक है, उसके बाद इसका हमारा क्वेश्चन का ये है नेक्स्ट, एनालाइज द प्राइमरी इश्यूज ऑफ कंसर्न टेकन अप बाय द अर्ली नेशनलिस्ट, यानी कि जो शुरुआती के जो नेशनलिस्ट थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्या क्या चीजें, क्या क्या कंसर्न इन्होंने लिए थे, तो ये आपको इसमें बताना है। तो कॉटन इम्पोर्ट ड्यूटीज टू बी मेड फेवरेबल फॉर इंडियंस, यानी कि सबसे पहले इन्होंने कहा था कि जो कॉटन है, जो हमारा जो ये जो सूत है, ठीक है, सूती या सूत कपड़ा है, वो इंडियंस को फेवरेबल बनाया जाए, मतलब इंडियंस के उसमें ये डाला जाए, हम इसकी खेती करते हैं, हमारा वो पहला हक होना चाहिए कि हम इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं नहीं। इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, तो जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विस थी, सेवाएं थी, उनको इंडियनाइजेशन किया जाए, मतलब इंडियंस को पहले वो रखा जाए कि इंडियन को ये सारी चीजें दी जाए। अपोजिशन टू अफगान पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो अफगान पॉलिसी चलाई जा रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाना पहला और कंसर्न था। इसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसके ऊपर वो करना, अपोजिशन उसके खिलाफ ये बोले। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि कोई भी न्यूज़ आर्टिकल नहीं छाप सकता था, किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। अगर कोई भी न्यूज़ आर्टिकल, कोई भी न्यूज़ चैनल या अखबार छापता था तो उनको क्या करा था, बिना किसी पेशी के या बिना किसी केस के उनको सीधा के सीधा जेल के अंदर डाल दिया जाता था। तो इसके खिलाफ भी ये कंसर्न रखते थे कि हमें जो है ये जो प्रेस है, हमारी जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन है इसमें मैप को लेकर। तो मैप में हमें क्या पूछा गया है 45th क्वेश्चन में, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे बोला गया है कि एक पूरा मैप दिया है, इसमें हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन साइट बतानी है, यानी कौन कौन सी साइट, हड़प्पा, राखीगढ़ी, ठीक है, बनावली, धोलावीरा और लोथल, ये सारी साइट्स हमें इस मैप में दिखानी है। देखो ये इस तरीके से आप दिखाओगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है आपकी राखीगढ़ी, ठीक है, ये आपको लिखना है राखीगढ़ी, हिंदी में अगर लिखोगे तो राखीगढ़ी यहाँ पर है। और फिर आपको लिखना है हड़प्पा, हड़प्पा आपका पाकिस्तान में है और बिल्कुल आपका इस तरफ लगता है, इंडिया के बॉर्डर पर ही, तो हड़प्पा यहाँ है। ठीक है, फिर बनावली जो कि आपका यहाँ पड़ता है, बनावली। फिर उसके बाद गुजरात में ही 2 स्थान है हड़प्पा के, जो कि हैं धोलावीरा और लोथल, बहुत है। उसके अलावा इस मैप में आप देखेंगे तो धोलावीरा हमारा यहाँ पर पड़ता है उत्तरी उसमें, और जो लोथल है वो बिल्कुल मध्य में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये मैप करना है। हड़प्पन साइट्स अगर हम और देखें तो कौन कौन सी है ये देख लो। देखो हमने देख लिया राखीगढ़ी, हमने देख लिया, ठीक है, राखीगढ़ी हमारा कहाँ पड़ा, तो ये देखो यहाँ पर राखीगढ़ी है, उसी के जस्ट नीचे है हमारा भिराना। फिर हमारा इधर जाके यहाँ पे पड़ता है बनावली, ठीक है, बनावली ये देखो यहाँ पर सेम यहीं पे है। फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारा आलमगीरपुर यहाँ पर पड़ता है, ठीक है, उसी के साथ में कालीबंगन पड़ता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कालीबंगन ये रहा, और रूपर पड़ता है यहाँ पर, रोपर या रूपर भी कहते हैं हम इसको यहाँ पर, ठीक है, मंडा। हड़प्पा तो आपको पता चल गया कि जो यहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान का एरिया है ये पूरा, यहाँ पर हड़प्पा पड़ता है। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, और चंदूदड़ो भी पाकिस्तान में है, शौटुघई ये भी पाकिस्तान में पड़ता है। फिर देसलपुर, धोलावीरा, सुरकोतड़ा, ठीक है, रोजरी, लोथल, रंगपुर, भगतरम, ये सब पड़ते हैं आपके गुजरात और राजस्थान के हिस्से में। तो ये सारे मैप में आपको चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आपका है सॉरी, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि कौन कौन सी मेजर इवेंट साइट थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ये मैप आपका पूरा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन कौन सा है, तो ये सारे अमृतसर, जो भी बहुत जरूरी जरूरी जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं वो सारे क्षेत्र, ये क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इनको आपको देख लेना है, और यहाँ पर हम अपनी क्लास को करते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल टीएच क्लासेस को। अब रह गया आपका मॉड्यूल, जो कि आपका मैं भी दिखा देती हूँ। देखो मॉड्यूल के थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं आपके, ये यहाँ पर ऑप्शन 1 वाले, ठीक है, हम ऑप्शन 1 करेंगे सिर्फ, जिसमें कि आपके 6 क्वेश्चन रह गए हैं, तो वो भी मैं आपकी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो मॉड्यूल वाले रह गए, मॉड्यूल के भी हो जाएंगे। और अगर आपको वीडियो ये पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें हमारे चैनल टीएच क्लासेस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।